गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि अपने पिछली वीडियोस के अंदर अपने माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक के बारे में अध्ययन किया था, जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग थे। कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग दो ही होते हैं, एक तो हरितलवक और एक माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन आज एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर गोल्जिकाएं और ईआर आते हैं। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 में उल्लू की तंत्रिका तंत्र के अंदर। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी उल्लू की तंत्रिका तंत्र में। इसका उपनाम होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे यातायात नियंत्रक, कोशिका बहरूपिया, ईडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, बेकर काय इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। जो पादप कोशिका होती है, पादप सेल्स, उनके अंदर इसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। इसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का निर्माण मुख्यतः चपटी थैलेनुमा संरचना या रचनाओं से होता है, जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहती है। इनको सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी मतलब कुंडिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 से 12 तक होती है। ठीक है, सिस्टर्नी के अलावा इनमें पुट्टिकाएं, वेसिकल्स तथा नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सिस्टर्नी पाई जाती है, सिस्टर्नी के अलावा वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट रहती है। सिस्टर्नी बाहरी उत्तल सतह, जो सिस्टर्नी की बाहरी सतह होती है, बाहरी उत्तल सतह, वो सिस फेस कहलाती है, और इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। जो बाहरी फेस होता है, बाहरी फेस बाहर की ओर की सतह, उसे सिस फेस कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। जबकि इसकी जो आंतरिक अवतल सतह होती है, उसे ट्रांस फेस भी कहते हैं, और यह ट्रांस फेस मैच्योरेशन फेस भी कहलाती है। इसी मैच्योरेशन फेस भी कहते हैं। सिस्टर्नी गोल्जी बॉडी की कार्यात्मक इकाई होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्जी बॉडी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो सिस्टर्नी होती है, वो गोल्जी बॉडी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी होती है। एक नंबर था सिस्टर्नी, नंबर 2 है वेसिकल्स में इसमें स्रावी पदार्थ भरे रहते हैं। जो वेसिकल्स होते हैं उनमें स्रावी पदार्थ भरे रहते हैं, तरल पदार्थ पाया जाता है। ट्यूब्यूल्स, यह साकित होता है और अनियमित प्रकार का होते हैं। ठीक है, यह साकित होते हैं और अनियमित प्रकार के होते हैं। इनका जो रासायनिक संगठन है, यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। जो यह रासायनिक संगठन, यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। जिसकी बाहरी झिल्ली है वो प्रोटीन की तो होती है 60% और लिपिड पाई जाती है इसमें 40%। इस प्रकार गोल्जी बॉडी की एक डायग्राम है ना, डायग्राम में एक रफ डायग्राम है गोल्जी बॉडी का। जो ये वाली सतह है, जो केंद्र की ओर पाई जाती है, मतलब ये कोशिका है, इस कोशिका ये केंद्रक न्यूक्लियस, और इस प्रकार इसके पास पाई जाती है ऐसी संरचना। तो ये बाहर जो ये वाली संरचना है, ये तो कहलाती है सिस फेस, और ये जो बाहर वाली संरचना है ये कहलाती है ट्रांस फेज, और ये जो संरचना है ये कहलाती है सिस्टर्नी। ठीक है, इनके बीच में पाए जाते हैं ट्यूब्यूल्स, और ये वेसिकल्स कहलाती है। जो जैसे जैसे नया नया निर्माण होता है, वैसे वैसे न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स और सेकेंडरी वेसिकल्स होती है। ठीक है, इस सिस्टर्नी से जुड़ी होती है नई फॉर्मिंग वेसिकल्स। अब जो इसका कार्य है गोल्जी बॉडी का, शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करता है। जो स्पर्म होते हैं उसका जो आगे का पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन करती है। जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम का जो आगे वाला भाग होता है, स्पर्म का जो आगे वाला भाग एक्रोसोम, इसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। कोशिका विभाजन के समय यह सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। लाइपोप्रोटीन का स्त्राव जो सेल वॉल के निर्माण में आवश्यक होता है, जो लाइपोप्रोटीन है उसका स्त्राव भी गोल्जी बॉडी द्वारा होता है।
जो सेल वॉल के निर्माण में आवश्यक होती है। गोल्जी काय के वेसिकल्स में वसा हुए प्रोटीन का संचय होता है। जो गोल्जी काय के वेसिकल्स होते हैं उनके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन का संचय होता है। यह पित्तक और अंडे की जो वेलिटाइन पित्तक और अंडे की जो भित्ति होती है उसका निर्माण करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक है। गोल्जी बॉडी सर्वाधिक स्रावी कोशिकाओं में पाया जाता है। जो सेक्रेटरी सेल्स होती है उनमें पाया जाता है, जैसे ग्लैंड्स वगैरह होती है उनके अंदर पाया जाता है। जो कोशिकाओं के स्रावी पदार्थों को पुट्टिकाओं में ले जाकर, जो पुट्टिकाएँ होती है वेसिकल्स होती है उनमें ले जाकर पैकेजिंग का जो पार्तल है उसे बाहर कर देता है। ठीक है। नंबर 2 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका। ठीक है। यह भी एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। सेल मेम्ब्रेन और केंद्र के मध्य एक जालिका जैसी संरचनाएं होती है, उसे क्या बोलते हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी खोज की थी किथ पोर्टर ने की थी 1945 में। ठीक है। इसकी जो संगठन है, इसके संगठन में भी सिस्टर्नी, वेसिकल्स व ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है वो प्रोटीन व वसा की बनी होती है। जो एकल झिल्ली होती है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ईआर 2 प्रकार की होती है। राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ईआर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। जो स्मूथ ईआर होती है इसके अंदर तो वसा का संश्लेषण होता है, और जो रफ वाली होती है उसके अंदर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। इसकी सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं और इसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसका उद्भव होता है RER से, रफ ER से। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे होता है, क्योंकि इसके ऊपर जब राइबोसोम हट जाते हैं, जब राइबोसोम की इसके ऊपर अनुपस्थिति होगी तो स्मूथ ER का फॉर्मेशन होता है। और इसका उद्भव होता है जो केंद्र की बाहरी कला होता है, बाहरी कला होती है उससे इसका निर्माण होता है। और इसके अंदर उदाहरण, जो ये स्मूथ ER है ये पाई जाती है एडिपोज ऊतक में और मसल्स के अंदर, और जो रफ वाली ER होती है ये पाई जाती है लीवर और पेंक्रियाज के अंदर। ER जालिका की झिल्ली से राइबोसोम, जो ER जालिका है उसकी झिल्ली से राइबोसोम राइबोफोरिन नामक प्रोटीन से जुड़ी रहता है। जो राइबोफोरिन प्रोटीन है उससे जुड़ा रहता है, राइबोसोम नामक प्रोटीन से जुड़े रहता है। तंत्रिका सेल की RER को निसल कण कहते हैं। जो तंत्रिका सेल्स होती है उसकी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको क्या बोलते हैं? निसल कण कहते हैं। रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियर सेल की ER को माइलोइड बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब जो ER है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी जो कार्य है सेल के अंतःकंकाल की तरह कार्य करती है। मतलब यह सेल के अंतःकंकाल का निर्माण करती है या उसकी तरह कार्य करती है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। कोशिका द्रव्य में पदार्थों का परिवहन करती है। डिटॉक्सिफिकेशन आवेशीकरण का काम करती है। किसके द्वारा होता है आवेशीकरण? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्रिया करती है, कोशिकीय उपापचय क्रिया। ठीक है। सेल वॉल एवं प्लाज्मोडेस्माटा के निर्माण में भी यह सहायता करती है, यह उसके निर्माण में भी सहयोग देती है। अब जो अगले टॉपिक है वो लाइसोसोम, राइबोसोम वगैरह है। तो आज अपन ने किस किस की स्टडी की है? आज अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और गोल्जी बॉडी की स्टडी की है। जो आगे की टॉपिक है वो अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।